Welcome to Multi-Campus Engineers Hub, for your destination for engineering learning. नमस्कार। इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ऐसा दुश्मन है जो चुपचाप अपना काम करता है। पुलों से लेकर पाइपलाइनों तक हर चीज को अंदर से कमजोर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोजन यानी संक्षारण की। ये एक ऐसी नेचुरल प्रक्रिया है जिसे समझना हर इंजीनियर के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कोरोजन के दो मुख्य प्रकारों से, फिर हम ड्राई और वेट कोरोजन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। इसके बाद हम उन 5 जरूरी शर्तों को देखेंगे जिनके बिना वेट कोरोजन हो ही नहीं सकता, और आखिर में सबसे काम की बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोजन को समझने की पहली सीढ़ी है ये जानना कि इसके दो मेन चेहरे हैं, एक है ड्राई और दूसरा है वेट। आप इन्हें ऐसे दो अलग अलग रास्तों की तरह सोच सकते हैं जो पहुंचते तो एक ही मंजिल यानी तबाही की ओर हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। यहां स्क्रीन पर इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। देखिए, ड्राई कोरोजन एक सीधा हमला है, मतलब गैस सीधे मेटल पर अटैक करती है, लेकिन वेट कोरोजन थोड़ा ज्यादा शातिर है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसे ऐसे समझिए जैसे मेटल की सतह पर एक नन्ही सी बैटरी बन गई हो, जिसे काम करने के लिए पानी जैसा कोई लिक्विड चाहिए और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक छोटा सा बहाव शामिल होता है। यही इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही तो असली नुकसान की जड़ है। तो पहले बात करते हैं ड्राई कोरोजन की। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक बहुत ही सीधी प्रक्रिया है। इसे आप मेटल पर एक डायरेक्ट केमिकल हमले की तरह सोच सकते हैं, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। तो ये होता कैसे है? कल्पना कीजिए कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स सीधे मेटल की सतह से टकराते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। बस यहाँ पानी या किसी और लिक्विड का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ मेटल और गैस के बीच एक प्योर केमिकल रिएक्शन है जो अक्सर बहुत ज्यादा तापमान पर होता है, जैसे कि किसी गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। और हाँ, ये कहानी सिर्फ ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं है। ड्राई कोरोजन कई शक्लों में आ सकता है। ऑक्सीडेशन तो सबसे आम है, लेकिन क्लोरीन जैसी दूसरी आक्रामक गैसें भी सीधा हमला कर सकती हैं। इसका एक और दिलचस्प रूप है लिक्विड मेटल कोरोजन, जहां एक पिघला हुआ मेटल किसी ठोस मेटल को ही घोल सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना इंजीनियर्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसी जगहों पर करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं कोरोजन के उस प्रकार पर जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, वेट कोरोजन। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल होना। ये कोई साधारण केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल प्रक्रिया है, और यही चीज इसे इतना आम और विनाशकारी बनाती है। वेट कोरोजन को होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा लिक्विड जो बिजली कंडक्ट कर सके, जैसे खारा पानी, एसिड रेन या जमीन की नमी भी। ये लिक्विड एक हाईवे की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को होने देता है और कोरोजन की प्रक्रिया को चालू कर देता है। असल में वेट कोरोजन का पूरा खेल ही इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का है। आप मेटल की सतह पर एक अदृश्य माइक्रोस्कोपिक सर्किट की कल्पना कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एक हिस्से, जिसे हम एनोड कहते हैं, को छोड़ते हैं और दूसरे हिस्से यानी कैथोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यही नुकसान मेटल को कमजोर करता है और कोरोजन का कारण बनता है। और ये कोई किताबी साइंस नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हो रहा है। लोहे में जंग लगने का जो क्लासिक उदाहरण है वो वेट कोरोजन ही है। समंदर में जहाज़ों का धीरे धीरे गलना या जमीन के नीचे दबी पानी की पाइपलाइनों का कमजोर होना, ये सभी इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जीते जागते उदाहरण हैं। एक बात समझिए, वेट कोरोजन अपने आप बस ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता। इसके लिए ना एक पूरी रेसिपी लगती है जिसमें 5 खास चीजें चाहिए होती हैं। अगर इन 5 में से एक भी चीज गायब हो तो पूरी प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। और इसे रोकना कैसे है, ये समझने के लिए इस रेसिपी को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन 5 जरूरी शर्तों को समझते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि पानी। दूसरा, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिसका मतलब है कि मेटल के 2 अलग अलग एरिया हों, एक एनोड जहां कोरोजन होता है और एक कैथोड। तीसरा, इन दोनों एरिया के बीच एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बह सके। चौथा, हमें एक आयोनिक पाथ चाहिए जिससे आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घूम सके। और आखिर में हमें चाहिए एक डीपोलराइजर। ये जो 5वीं शर्त है,
डीपोलराइजर। इसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जैसा डीपोलराइजर कैथोड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करता है। अगर ये न हो तो इलेक्ट्रॉन वहां जमा हो जाएंगे, सर्किट टूट जाएगा और कोरोजन की प्रक्रिया रुक जाएगी। ये पहेली का वो आखिरी टुकड़ा है जिसके बिना रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अब तक हमने ड्राई और वेट कोरोजन दोनों को समझ लिया है। चलिए अब फटाफट से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक साथ देख लेते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, कोरोजन के दो टाइप हैं, ड्राई यानी सीधा केमिकल हमला और वेट यानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट। वेट कोरोजन ज्यादा आम है और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह तभी होता है जब वो 5 शर्तों वाली रेसिपी पूरी हो, जिसमें ऑक्सीजन जैसे डीपोलराइजर का जरूरी रोल भी शामिल है। तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि वेट कोरोजन के लिए ये 5 शर्तें चाहिए ही चाहिए, तो सोचिए एक इंजीनियर के तौर पर कोरोजन को रोकने के लिए इनमें से किस एक शर्त को टारगेट करना सबसे आसान या सबसे असरदार होगा। इस पर जरूर सोचिएगा।